Hello everyone, we are now going to start the types of reaction. Now we are going to study about displacement reaction. Displacement reaction. So first of all, we just discuss about what is displacement reaction. The reaction in which high reactive metal displaces less reactive metal. ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि हमारा कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the decreasing order of their reactivities from top to bottom is known as रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, क्या उसकी सीरीज है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं वो है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें हम वो मेटल की सीरीज हम लिखेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ऊपर वो आएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारे मेटल्स इसके नीचे आएंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास ये है दैट रिप्रेजेंट पोटेशियम, Fe सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला मेटल है वो क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम है उससे कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे और कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम और कम रिएक्टिव। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सबसे जो कम हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? प्लैटिनम। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। तो अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, हमारे पास अगर हम लेते हैं बच्चों आयरन और कॉपर सल्फेट, तो इसमें हमें रिएक्शन देखनी है क्या बनने वाला है। आयरन हमारे पास है ऊपर, ठीक है, और कॉपर हमारे पास है नीचे। तो हाई रिएक्टिव कौन सा हुआ? आयरन हुआ। और कॉपर कौन सा हुआ? लेस रिएक्टिव हुआ। तो ये क्या कर देगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको अपनी पोजीशन से हटा देगा। तो दैट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर। देखो, हम सबसे पहले पहचान करेंगे, मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन गिवन है और इसमें हमारे कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो हम क्या देखेंगे? आयरन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। So that will form FeSO4 plus Cu. Another example we can take here like zinc. तो जिंक हम देखेंगे, जिंक ऊपर है, ये रहा हमारे पास जिंक।
कॉपर नीचे है, तो हाई रिएक्टिव कौन सा हो गया, जिंक हो गया, किससे, कॉपर से। सो जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा एंड दैट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस जिंक और जिंक और FeSO4। जिंक और आयरन की अगर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, दैट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और उससे पहले हम अगर देखें, हमने क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसमें हम मेटल्स को अरेंज कर रहे हैं फ्रॉम हाई रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, तो उसी सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई हुई है, ठीक है, इसको आप याद करेंगे और उसी के बेसिस पर आप रिएक्शंस को आप सोल्व करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेंगे एज पर द, कि हमें पहचान करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी हाई रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा है। इस रिएक्शन में भी हमने चेक किया, इस रिएक्शन में भी चेक किया। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके पास, एक रिएक्शन में आपके सामने और ले रहा हूं, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कॉपर प्लस FeSO4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉपर हमारा पहले ही क्या है, लेस रिएक्टिव है, और आयरन हमारे पास क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव है। तो जो हमारा लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिस तरह से एक कोई कंपनी है, तो मोस्टली हमने ये देखा है कि जो नौकर है वो मालिक को नहीं हटा सकता है ना, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मालिक जो होता है वो नौकर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक उसी तरह हमारे पास जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन हमारे पास मोर रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर जो हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, क्योंकि लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार हम एनसीईआरटी से भी चेक कर लें बच्चों। देखो ये सब चीजें आपको दे रखी हैं, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक्टिविटी 3.1.9 है। इस पे आप क्या देखेंगे, हमने कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नहीं ले लिया है, ठीक है, हम क्या देखेंगे, वही सेम रिएक्शन, कॉपर सल्फेट हमने आयरन लिया हुआ है, सो दैट विल फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ जो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपकी दो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज ब्लू, और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। तो हम क्या देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर, जो हमारा कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे हमारे पास कैसा बनने स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर, ठीक है। और जो आयरन नेल हमने डिप किया था टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट का जो हमारे पास कलर है ब्लू, तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, so what will be the observation? तो आपको क्या बताना पड़ेगा इसमें, the first observation will be the color of the solution will be changed from blue to green. ग्रीन क्यों बना यहाँ पे, FeSO4 कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी, जो हमारे पास कॉपर है वो हमारा आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर क्या हो जाएगा, आयरन नेल पे डिपॉजिट। जैसे अपने पास ये नेल है, तो इस जितना पोर्शन हमारा टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट में डिप था, तो उतने पोर्शन पे हम देखेंगे यहाँ पर एक कॉपर की परत लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या शो कर रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार डेफिनेशन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपसे अगर पूछा जाए तो एक तो डेफिनेशन, साथ में ये ट्रिक से हम इसको समझेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu. Another example we have also taken like zinc plus copper sulfate. तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है,
तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, सो दैट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आफ्टर दैट वी आर हैविंग लेड प्लस कॉपर क्लोराइड एंड दैट विल फॉर्म, देखो लेड और कॉपर के अंदर हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा क्या, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं। तो जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बने हैं वो किसको देखते हुए बने हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हुए बने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो कौन सा है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करना सीखेंगे कि हम इसको डिफाइन कैसे करें। द रिएक्शन in which exchange of ions takes place when two ionic compounds the reaction in which exchange of ions takes place when two ionic compounds are reacting with each other from its salt solution। जब हम दो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्लास 9 का टॉपिक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं Na और Cl, दिस इज आयनिक कंपाउंड जिसमें एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल भी इसके आ सकते हैं NaCl के अलावा, लाइक MgCl2। सो हियर Mg क्या एक मेटल है, क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है। तो जब भी सिचुएशन होती है कि एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल होता है, वहां पे कौन सा कंपाउंड बनता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मान लीजिए हम HCl की बात कर रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। लेट मी टेल यू, सारी की सारी जो गैसेस होती है वो हमारी नॉन मेटल होती है। आपने देखा जो हाइड्रोजन हमारे पास है वो एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, क्लोरीन भी एक गैस होती है, दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएगी, गैसेस हैं, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी इस टाइप के हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं, दैट इज नॉट द आयनिक कंपाउंड, दीज आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। Also we will study about the ionic compounds and covalent compounds in detail in chapter number 3 of class 10, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो और एग्जांपल आ सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, वो कौन से हैं, AlCl3। Al हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स के हैं। अब आपके सामने जो मैं रिएक्शन ले जा रहा हूं वो कौन सी है, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये मिलके क्या बनेगा। तो बच्चों इसमें हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों Na 1 पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, Ba बैरियम पर 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है। तो Na और Cl मिलकर देखो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा हमारे पास, NaCl प्लस Ba2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, BaSO4। तो आपने क्या देखा बच्चों, आयंस क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए। जब हमने दो आयनिक कंपाउंड का आपस में मिक्सअप किया तो आयंस एक्सचेंज हो गए, मतलब 1 पॉजिटिव वाला हमारा 1 नेगेटिव से कंबाइन हो गया, NaCl बन गया, 2 पॉजिटिव वाला हमारा 2 नेगेटिव से कंबाइन हो गया, BaSO4 बन गया, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की का भी एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट का ही HCl प्लस NaOH, ठीक है, Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो Na1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव से कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, NaCl। आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, डिस्प्लेसमेंट वन टाइम हो गई। दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, H पॉजिटिव से OH नेगेटिव कंबाइन हो गया, क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब हम दो आयनिक कंपाउंड्स को आपस में मिक्स अप करते हैं तो आयंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको दे रखी है बच्चों। हमने इसके अंदर देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट डाला 3 ml, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। हम उसको मिक्सअप कर देंगे, मिक्सअप करने के बाद हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी, जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये सब चीजें वही दे रखी है जो मैंने आपको बताया वो बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट भी बनेगा, आपको मैंने कल भी बताया था बच्चों। पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो कि बेरियम प्रेसिपिटेट के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां पर हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ना कोई एक स्पेसिफिक कलर आएगा। अब यहाँ पे जो कलर आने वाला है वो कौन सा है, बेरियम सल्फेट का कलर होता है व्हाइट। ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाएगा और एक स्पेसिफिक कलर आएगा इसके अंदर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो उस रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं इस वर्ड के अंदर इस वर्ड को सेपरेट कर दूं, यहां पे आप देख पा रहे हो ऑक्स, यहां आप देख पा रहे हो आरईडी। ऑक्स स्टैंड्स फॉर हेयर ऑक्सीडेशन एंड आरईडी स्टैंड्स फॉर हेयर दैट इज रिडक्शन। अब आपको रिएक्शन का नाम से ही पता लग रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। डिफाइन करेंगे इसको, द रिएक्शन in which oxidation and reduction occur simultaneously। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन एंड दैट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हैं सी से, देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, कल भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। एंड दिस वन इज दीज आर द प्रोडक्ट्स। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, जो सब्सटेंसेस हमारे टेक पार्ट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो सब्सटेंसेस हमारे रिएक्शन के बाद बनते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो अब हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार अलग से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। क्लास 10th के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें एडिशन हो जाए, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, रिडक्शन जिसमें क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। सेकेंड पॉइंट, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें रिमूवल होगा, किसका, हाइड्रोजन का। और अगर हम इसकी बात करें, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रही है तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। रिमूवल
ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ोगे, बट हियर क्लास 10th के हिसाब से वैसे 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको 3, 4, 5, 6 पॉइंट बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लॉस हों उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन हो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इसका मतलब इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। फिफ्थ पॉइंट आता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही हैं तो नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गेन हो रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वैसे एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे और भी आ सकता है कि अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, हम डिस्कस करेंगे बाद में कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है 6 पॉइंट वाला, ये हम यूज करेंगे जब हम आयनिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास क्लास 10th के हिसाब से ये दो हमारे पास पॉइंट है जो हमें ध्यान में रख के चलने वाले। एक तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो अगर तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड होगी। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। या फिर देखो इन दोनों पॉइंट में से आपका कोई भी आ सकता है रिएक्शन के अंदर। मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखो सी और सी से हमारे पास क्या बन गया, CO, मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है, किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जिंक ऑक्साइड से हमारे पास जिंक बना है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन रिमूव होने को देखो हम क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन। चलिए अब इसके अंदर हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वो कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज वो कौन सा होगा हमारे पास, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जो ऑक्सीडेशन किसने किया, कार्बन। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, जिंक ऑक्साइड। मतलब जो भी इसके अंदर हम रिस्पॉन्स देने वाले हैं वो रिएक्टेंट साइड से देंगे, और जो भी कोफिशिएंट अगर इसमें दिया हुआ है तो उस कोफिशिएंट को हम यूज इस पे नहीं करेंगे। सी से हमारे पास CO बना, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, ये हमारा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। बट अगर हम बात करें एक कॉन्सेप्ट की, वो हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारे पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक ऑक्साइड हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों,
इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो घबराने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। सी से सीओ बना ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और साथ में एजेंट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। सब्सटेंस रिड्यूस भी यही है, लेकिन एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास वो एग्जांपल है C6H12O6 plus O2 and that forms कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये बात पता है ये रिएक्शन हमारी कौन सी है? दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये रेस्पिरेशन है, जिसमें हमारा फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा एंड एनर्जी बनेगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। चलिए, तो ये ग्लूकोज है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है? वाटर है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास O2 से क्या बन गया? H2O। यहाँ पे कोई चीज ऐड हुई है। क्या ऐड हुई है? देखिए हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुई है, रिडक्शन। अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो हुई है ना? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन रिमूवल, ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या देखा बच्चों? एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा जो सब्सटेंस रिड्यूस है वो कौन सा होगा? सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जिसने रिडक्शन किया है, कौन सा होगा? O2 होगा। एजेंट की बात करें, कौन सा एजेंट होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीजन का काम क्या है? दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और खुद क्या हो जाना? रिड्यूस हो जाना। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा हमारे पास बच्चों? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा, C6H12O6। ठीक है जी। एजेंट की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर एजेंट कौन सा होगा? क्या बोलेंगे इसको हम? रिड्यूसिंग एजेंट। अब दुनिया भर के जो आपको एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन हैं, उस पर आप ट्राई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, मेन बात क्या है इसके अंदर? O2 से H2O बना, हाइड्रोजन ऐड हो गई, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और ग्लूकोज से हमारा CO2 बन चुका है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुई है, और हाइड्रोजन जहां पे रिमूव हुई है वह इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर ये रिड्यूस्ड है सब्सटेंस तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जो आपको इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, आप उसको ट्राई करेंगे। लाइक CuO plus H2, CuO plus H2 that forms Cu plus H2, Cu plus H2। तो देखिए आप H2 से हमारे पास H2O बना, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुई है? ऐड हुई है। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। CuO से हमारे पास क्या बना है? Cu बना है, ऑक्सीजन क्या हुई है? रिमूव हुई है। ऑक्सीजन रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव, रिडक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे अगर पूछा जाए कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब CuO से हमारे पास Cu बना है, ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। ऑक्सीजन रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन बोलते हैं। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा इसके अंदर? CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? CuO।
ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही हम काफी, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टुडे एंड यू विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी. वन मोर एग्जांपल इट इज गिवन टू अस, MnO2 plus HCl, MnCl2 plus H2O plus Cl2. इस रिएक्शन के अंदर भी आप पता करेंगे कि हमारा कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन सा रिडक्शन हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, ये आपको चीजें इसके अंदर बतानी है. ठीक है जी. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में और रेंसिडिटी के बारे में. आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओके, सो विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके.